बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फॉरेन बॉडी, राइनोलिक और नेजल मायासिस अलॉन्ग विद सीएनएस राइनोरिया। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आता है इस टॉपिक को रिलेट करके वो आता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज्यादा चीज बच्चों में देखी जाती है ना, वो है फॉरेन बॉडी। और आप लोगों ने याद रखनी, ये चीज बच्चों में देखी जाती है इन चिल्ड्रन, लेकिन ये भी यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज में आज आती है। नेजल यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन is in children it is foreign body, in adults it is rhinolith, and it can be nasal myiasis। और कौन सी आ सकती हैं? show me ideas। और कौन सी causes हैं which can lead to unilateral nasal obstruction? एक तो होगी हमारे पास foreign body, दूसरी होगी rhinolith, तीसरी होगी nasal myiasis। डेविएटेड नेजल सेप्टम में भी हो सकता है। वेरी गुड, डेविएटेड नेजल सेप्टम भी हो सकता है। Who said that? पॉलिप भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि डीएनएस में बायोलेटरल हो जाती है। इसी तरह नेजल पॉलिप में भी बायोलेटरल। एक ऑब्वियसली अगर एक जगह पॉलिप आएगा वो दूसरे को कंप्रेस करेगा तो इट विल बी बायोलेटरल। जब हम यूनिलेटरल सॉलिड यूनिलेटरल की बात करते हैं ना, उसमें फॉरेन बॉडी, राइनोलिक, नेजल मायासिस के साथ आते हैं acute और chronic unilateral rhinosinusitis। राइनोसाइनोसाइटिस डीएनएस भी आ सकता है, और पोलिप बोला वो भी आ सकता है, और इसके अलावा एक और होती है नेजल नेजल डिप्थीरिया। ठीक है, अब रिवाइज करें सारे। यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की इंपॉर्टेंट कॉजेज में हमने पढ़ा, पहली फॉरेन बॉडी, दूसरी राइनोलिक, तीसरी नेजल मायासिस। नेजल मायासिस में हम पढ़ेंगे यहाँ ना मैगट्स पड़ जाते हैं नाक के अंदर। राइनोसाइनोसाइटिस क्रॉनिक और अक्यूट, यूनिलेटरल राइनोसाइनोसाइटिस, डीएनएस और पोलिप और नेजल डिप्थीरिया। इस सारी लिस्ट में से अगर हम डीएनएस और पोलिप को निकाल देना तो बाकी 5 के फीचर, क्लिनिकल फीचर जिससे वो प्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेरी कॉमन, और वो है ब्लड स्टेन। ब्लड स्टेन क्या है? ब्लड स्टेन म्यूकस डिस्चार्ज होगा। अगर हम लोग डीएनएस और पॉलिप को एक साइड पे करते ना, तो बाकी 5 की जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स है ना, वो है ब्लड स्टेन। ये ऑब्स्ट्रक्ट कर गई एक साइड की नॉस्ट्रल, तो ब्लड स्टेन हमारे पास म्यूकस है। और फाउल स्मेलिंग, यूनिलेटरल, मोस्ट प्रोबेबली ब्लड स्टेन। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इस लिस्ट को करते हैं रेस। किसी ने लिखना है तो बताए, मैं रिपीट कर देती हूँ अगर मैंने जल्दी में एक चीज रिपीट कर दें, एडल्ट्स में कौन सा कॉमन था और चिल्ड्रन में कौन सा कॉमन था? हाँ, फॉरेन बॉडी जो है चिल्ड्रन में है, और राइनोलिथ जो है वो अडल्ट्स में। जी थैंक यू। एक बच्चा प्रेजेंट करता है रोता हुआ अपने पेरेंट्स के पास। अगर तो पेरेंट्स निग्लेक्टेड हैं तो उन्होंने नहीं देखा होगा कि उनके बच्चे ने कोई अपनी नाक में चीज डाली होगी। इट कैन बी कॉटन स्वैप, पेपर, चॉक, पेबल, बटन, कोई मकई का दाना, चने का दाना। अब ये बात याद रखनी है, इट कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी इनऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, अगर तो नॉन ऑर्गेनिक है, कोई बटन है, कोई पत्थर का छोटा सा पत्थर निकला वो डाल दिया नाक में, कोई टॉय का पीस है वो डाल दिया नाक में, तो इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। मसला होगा, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ब्लड स्टेन जो है हमारे पास म्यूकस आएगा, लेकिन उसके फर्दर फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस नहीं। अगर इनकेस खुदा ना खास्ता किसी बच्चे ने मकई का दाना डाल लिया अपने नाक के अंदर,
और वो जो है निकला नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, वो फर्दर जाकर रॉट कर जाएगा। जब वो रॉट कर जाएगा, ये हमारे पास ऑर्गेनिक होगा न्यूक्लियस, मकई का दाना नजर नहीं आएगा, ये न्यूक्लियस, ये मकई का दाना है जो रॉट कर गया था। इसके ऊपर हमारे पास कैल्शियम फुटबो और मैग्नीशियम टाई आके डिपॉजिट होने लगता है। ये बन जाएगा हमारे पास फुल गोला कबाब, जिससे बन जाएगा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की कैल्सिफिकेशन से बन जाएगा एक स्टोन, दैट सेज द वर्ड राइनोलिथ। तो अगर आपके पास एक पेशेंट आता है विद द फीचर्स के, एक बच्चा आता है आपके पास और उसकी यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, आपको कैसे फील होगी पता नहीं लगेगा। यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, वो बच्चा रो रहा है, उसके नाक से ब्लड स्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन बार बार ड्रिबल कर रहा है, और आप जो है बहुत परेशान है कि इसे हुआ क्या। आप देखते हैं इसके नाक में एक नॉस्ट्रल पेटेंट नजर आती है, दूसरे में आपको बंद नजर आती है। ऑब्वियसली इंटीरियर राइनोस्कोपी पे आपको इसमें कुछ नजर नहीं आता। आप क्या कहते हैं कि फटाफट कराएं, आप उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि फटाफट जाएं और कराएं एक्सरे। अब एक्सरे की दो पॉसिबिलिटीज है। आपने एक्सरे कराया, हो सकता है कि वो था कोई तो आए, वो मेटल पीस था, मेटल था तो नजर आ गया। रेडियो पेरेंट था, मतलब रेडियो पेरेंट मतलब रेडियो पेक ना हो, रेडियो ल्यूसेंट था, वो रेडियो ल्यूसेंट था तो वो तो नजर आ जाएगा। लेकिन अगर इन केस सॉरी अगर वो मेटल था तो वो रेडियो पेक होगा। आई एम सो सॉरी, रेडियो पेक एक्सरे पे नजर आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर वो मेटल ना हो और रेडियो ल्यूसेंट हो, तो वो नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसके डिस्चार्ज को हम बाकी के डायग्नोसिस से डील करते हैं। क्या यार राइनोलिथ तो नहीं बन रहा, कोई नेजल डिप्थीरिया तो नहीं, नेजल मायोसिस तो नहीं, अक्यूट और क्रॉनिक यूनिलेटरल साइनसाइटिस या राइनोसाइनसाइटिस तो नहीं। तो हम उस चीज को भी जहन में रखते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि चीज बाकी चीजों के अलावा ट्रांसलूसेंट हो, वो चीज जो बच्चे ने अपने नाक में चीज डाली है। तो एक दफा कंप्लीट थॉरो एग्जामिनेशन नॉस्ट्रल, दोनों नॉस्ट्रल्स की जाए, तो क्या पता पीछे करके पड़ेगा। अब क्या होता है कि अगर तो वो चीज बिल्कुल सामने पड़ी है, मतलब ये कि ये नोज है हमारे पास, ये नोज है, ये नॉस्ट्रल, ये अगर नॉस्ट्रल के बिल्कुल पास पड़ी हुई है, तो बड़े आराम से फोर्सेप्स की मदद से पकड़ के हम इसे निकाल सकते हैं, राइट? ऐसे ही है ना हाँ जी। एवरीबॉडी? आपको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? जी। हाँ जी। अच्छा, अगर तो हमारे पास नॉस्ट्रल में सामने पड़ी है तो हम लोग तो इसे निकाल सकते हैं ऐसे करके। लेकिन अगर गॉड फोरबिड पीछे करके कहीं फंस गई है, बहुत पीछे चली गई है, अगर तुम सामने तो निकल जाएगी, लेकिन अगर बहुत पीछे चली गई है तो बजाय ये कि अगर बहुत पीछे चली गई है, हम लोग कोशिश करते हैं यूस्ट्रेशियन ट्यूब कैथेटर की ना आगे से ऐसे ऊपर कि वो डालें, इंसर्ट करें और ना घुमा के उसे अपनी तरफ खींचना की कोशिश करें। ऐसे इंसर्ट करके ना घुमा के अपनी तरफ खींचें। लेकिन अगर यूस्ट्रेशियन ट्यूब कैथेटर से भी नहीं निकलता, हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास फॉरेन बॉडी है जिसको हम खुदे मारते हैं, वी पुश इट टू एन एक्सटेंट कि नेजोफेरिंक्स तक आ जाए। जब नेजोफेरिंक्स में आ जाती है तो आई गेस माउथ से लोग जाकर पकड़ लेते हैं। मतलब अगर कोई चीज पीछे बहुत ज्यादा फंसी हुई है, बजाय कि हम आगे से उसे डिगिंग करें और पकड़ने की कोशिश करें, हम उसे पीछे पुश करके पीछे भेज देते हैं या हम उसे पीछे से पकड़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस। और अगर तो बच्चा है कोई 6-7 साल का जो कोऑपरेट कर सकता है, तो फिर उसको तो हम नॉर्मली मतलब बिठा के कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चा इरिटेटेड है, नॉन कोऑपरेटिव है, देन वी गिव जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में फिर हम कैसे निकालेंगे? आपने टॉन्सिल्स की रोज पोजीशन सुनी है? टॉन्सिल्स का पढ़ा है कि रोज कभी टॉन्सिलेक्टमी होती हुई देखी है अपने ओआर में, ईएनटी के आर में? जी मेरी हुई थी। अच्छा, फिर आपने फील किया होगा कि अगर ये एक पर्सन है
उसके शोल्डर के नीचे कोई तकिया रखते हैं और उसके हेड को हाइपर एक्सटेंड, तकरीबन थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंड कराते हैं, इसे कहते हैं रोज पोजीशन। उसके ना शोल्डर्स के ब्लेड और शोल्डर्स में के नीचे एक तकिया रखते हैं और हेड के रेस्ट करने के लिए ना एक रिंग टाइप वो कुशन रखते हैं। लेकिन ये बंदे की बॉडी इस तरह की होती है कि उसके शोल्डर्स थोड़े से अप हो और उसका हेड थोड़ा सा नीचे, इसे कहते हैं रोज पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये टॉन्सिलेक्टमी के लिए, एडिनेक्टमी के लिए, थायराइडेक्टमी के लिए, सारे ये रोज पोजीशन। इवन ये फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया में बच्चों को हम रोज पोजीशन में लगाते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और फिर उसके अंदर से ये फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं। अगर तो कोई बच्चा आए और उसकी यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो लड्डन जाफरी आप बताएं कि हम क्या चीज सस्पेक्ट करें? फॉरेन बॉडी की राइनोलिथ, फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी, ये लडन जाफरी जो भी है प्लीज आंसर दे दे, इसका आंसर फॉरेन बॉडी का। और अगर यही चीज हम कहें कि एक बच्चे की ये चीज नहीं निकलेगी, ठीक है, और काफी देर रही, काफी दफा हमारे टीचर ने बताया 40 इयर्स की एज में एक पेशेंट आई थी, उसने कंप्लेन की, उसने एक्चुअली कभी फील ही नहीं किया कि उसकी एक नॉस्ट्रल जो थी वर्किंग नहीं थी, उसकी एक नॉस्ट्रल जो थी ऑब्स्ट्रक्टेड थी। जब डॉक्टर्स ने देखा पता लगा कि राइनोलिथ का केस है, न्यूक्लियस ऑफ फॉरेन एक्सोजिनस, फॉरेन न्यूक्लियस जो है फॉरेन बॉडी का है और उसके इर्द गिर्द इतना कैल्शियम मैग्नीशियम डिपॉजिट हो चुका हुआ है कि अब ये एक स्टोन बन चुका हुआ है, रॉक बन चुका है, जिसने पूरी नॉस्ट्रल को इन्वेड करके ब्लॉक किया हुआ है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की हमारे पास फीचर्स वही है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा, म्यूकस डिस्चार्ज और फाउल स्मेलिंग। डोंट फॉरगेट 3 वर्ड्स, एक तो ब्लड होगा उसमें, फिर हमारे पास म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, तीसरा फाउल स्मेलिंग। फाउल स्मेलिंग क्यों होगा? हमने पढ़ा था कि जब भी एक चैनल की पोटेंसी में ब्लॉक आता और सिक्रीशन जो है आरामी से मूव नहीं कर पाती, जहां पे भी ब्लॉक आता है दोनों तरफ वहां स्टेसिस हो जाती है, और जब भी किसी सिक्रीशन की स्टेसिस होती है तो वहां पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरियल वो जो भी वहां पे होते हैं, क्योंकि नेचुरल बॉडी में बड़े होते हैं फ्यूनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, तो वो फाउल स्मेलिंग देते हैं, फाउल स्मेल देते हैं। ब्लड होना चाहिए, म्यूकस होना चाहिए और फाउल स्मेल होनी चाहिए, ये आपकी होगी हर एक की फीचर्स। फॉरेन बॉडी की भी, राइनोलिथ की भी, नेजल मायासिस पढ़ेंगे उसकी, ठीक। ये रोज पोजीशन समझ आ गई है, मैं रेज कर दूं? रोज पोजीशन की सिग्निफिकेंस एक बार फिर बता दे प्लीज। इसकी रोज पोजीशन की सिग्निफिकेंस एक बार बता दे। पोजीशन की सिग्निफिकेंस ये है कि तमाम काफी सर्जरीज में ये यूज होती है, टॉन्सिलेक्टमी हो, एडिनेक्टमी हो, थायराइड की सर्जरी हो, और इवन इसमें जब हम लोगों ने फॉरेन बॉडी या राइनोलिथ रिमूव करना है किसी बंदे के अंदर से जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, तो हम लोग रोज पोजीशन में उस पर्सन को लटाते हैं। होता ये उसकी शोल्डर्स के नीचे तकिया रखते हैं या कुशन होता है जो उसकी बॉडी को इस तरह थोड़ा सा उठा देता है और उसके सर को एक एंगल पे ले, सर और बॉडी में एक एंगल बन जाता है। लेकिन हम लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि सर हाइपर एक्सटेंड ना हो जाए, नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंड ना हो जाए। सर के नीचे भी इसलिए हल्का सा कुशन रखते हैं, लेकिन हमारी ज्यादा कोशिश होती है कि बॉडी जो है शोल्डर्स थोड़े से उठ जाए, एक एंगल बन जाए हमारे पास, ठीक है जी ठीक है। ओके। हमारे पास जो राइनोलिथ बनता है ना, जो स्टोन बनता है, या तो वो ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है या हमारे पास जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। इतनी देर से ये चीज नाक के अंदर पड़ी रहती है, उस पर कैल्शियम मैग्नीशियम आके डिपॉजिट होते हैं, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ बहुत दिखने में काला सा और ग्रीनिश ब्राउन और इस तरह का लगता है। इसकी सरफेस ही बहुत हार्ड होती है, लेकिन मजे की बात है क्या है, ये बहुत ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्यों मैं कह रही हूँ, आप इसे पकड़ेंगे टूट जाएगा, पकड़ेंगे टूट जाएगा, पकड़ेंगे टूट जाएगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास एक राइनोलिथ है जिसको हम पकड़ेंगे और वो टूट जाएगा, इसको यहाँ से ना हम लोगों को क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, मैंने अभी बताया कि कुछ भी इनके क्लिनिकल फीचर्स एक 3 होते हैं, तीनों बताएं कौन कौन। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा और ब्लड स्टेन्ड होगा और यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, और हमारे पास म्यूकस निकलेगा, यूनिलेटरल
फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज, और उसमें ब्लड भी हमें ब्लड स्टेन्ड होगा। ठीक है, 3 थे, म्यूकस होगा, ब्लड हाँ जी। होगा। इसके केस में भी यही होगा, ब्लड स्टेन हमारे पास म्यूकोजल डिस्चार्ज है, और ये ब्रिटल होगा ना, ऐसे आराम से टूट जाएगा। अब राइनोलिथ का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, ये बड़ी मजे की चीज है। राइनोलिथ के पेशेंट ने ऐसे नहीं आके प्रेजेंट कर जाना कि बस मुझे ना नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नहीं, बच्चा रोता हुआ आएगा, बच्चे की नाक से नेजल सिक्रीशन आएगी। अडल्ट के केस में जितने इतने सालों से इस स्टोन को पाल पोस के भरा किया होगा, वो आराम से नहीं आएगा, वो कहेगा उसे एपिस्टेक्सिस है। एपिस्टेक्सिस क्यों? क्योंकि ये स्टोन नेजल सेप्टम के कैसलबैक प्लेक्सस को प्रेशर डाल रहा है, इस एपिस्टेक्सिस के साथ आएगा। इसके अलावा वो कहेगा कि पेन होती है, मुझे न्यूरोलॉजिकल पेन होती है, मुझे यहाँ से सांस नहीं आता, और फाउल स्मेलिंग जो है डिस्चार्ज आता है मुझे, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ब्लड स्टेन, म्यूकोजल डिस्चार्ज, वो सारा सेम है। दो चीजें एंटर होती हैं, एपिस्टेक्सिस और न्यूरोलॉजिकल पेन। होता कहते क्या, ये स्टोन ना नेजल सेप्टम पे प्रेशर डालता है, इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि एपिस्टेक्सिस हो जाती है। दूसरी तरफ भी प्रेशर डाल रहा होता है, दोनों तरफ प्रेशर डालने की वजह से ना हमारे पास प्रेशर नेक्रोसिस हो सकती है। जब प्रेशर डालता है ना ये स्टोन हमारे पास, तो हमारे पास वेस्कुलेचर कंप्रोमाइज हो जाती है। कहीं भी आप प्रेशर डालें तो सबसे पहले हमें पता है वेन्स जो है वो लेस मस्कुलेचर होती है, उसकी थिन मस्कुलेचर वेसल्स होती हैं, तो सबसे पहले वेन्स पिचक जाती हैं। फिर हमारे पास ज्यादा प्रेशर डाले आर्टरी पिचक जाती है, तो हमारे पास आर्टरी वेन्स दोनों ही पिचक जाएंगे, ब्लड ना आ रहा है ना जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से सेप्टम जो होगा प्रेशर उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, नेक्रोस हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे हमारे पास लेटरल वॉल की भी नेक्रोसिस हो सकती है। इसको ट्रीट कैसे करते हैं वही मैंने बताया कि जर्नल एनेस्थीसिया के अंदर हम ये सारा पहाड़ निकाले, और ये कई दफा पहाड़ होता है। हमारे टीचर ने 40 इयर्स की एज के एक लेडी थी, उनका राइनोलिथ और सर्जरी की थी। पहाड़ एंटीरियर नेयर से भी निकल सकता है, मतलब ये कि अगर बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है, राइनोलिथ है, हम लोग क्या करते हैं एंटीरियर नेयर से उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं बिट बाय बिट, या फिर हम लोग लेटरल राइनोटमी करते हैं अगर बहुत बड़ा है। लेटरल राइनोटमी मतलब लेटरल जो नेजल है एला उसको तो काटते हैं और यहाँ से फिर सारा क्लीन करते हैं नॉस्ट्रिल, और फिर वी स्टिच इट बैक। इज एवरीबॉडी क्लियर? Yes. मुझे बताएं शहनाज, आप बताएं कि कैसे राइनोलिथ को ट्रीट करते हैं। अगर एक पर्सन को राइनोलिथ है उसकी क्या करेंगे? जी एक पर्सन को राइनोलिथ है तो उसकी क्या करेंगे? जी, पहले उसे देंगे जनरल एनेस्थीसिया, फिर उसके ठीक है। बाद जो राइनोलिथ है उसको पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। लेटरल राइनोटमी इसे कहते हैं, लेटरल राइनोटमी, लेटरल राइनोटमी करके उसे कर देंगे रिमूव। चलो, हमारे दो टॉपिक्स हो गए, फॉरेन बॉडी और राइनोलिथ हमारे पास हो गए। अब हमारे पास दो टॉपिक्स जो रह गए हैं वो बड़े मजे के हैं और बहुत ही कराहत आने वाली है आप लोगों को। मैं पहले बता दूं, नेजल मायोसिस। नेजल मायोसिस का मतलब ये है कि इंसेक्ट्स लाइक मैगट्स आके नाक में, इन द नोज, मैगट्स इन होना क्या है और होता क्या है। देयर आर सम मैगट्स हमारे पास, हमें पता मैगट्स आमतौर पर डेड बॉडी के ऊपर आते हैं। Am I right? मैगट्स का ये सुना हुआ है, डेड बॉडी पे आती हैं। मैगट्स ऐसे टिपिकल फ्लाइज होती हैं क्रायोसोमिया फैमिली की, कि जब भी हमारे पास कोई भी बीमारी हो, किसी भी नॉस्ट्रल में कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें फाउल स्मेलिंग आ रही हो, ठीक है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, ये मैगट्स, हम इसको ना ऐसे शो करेंगे फ्लाइज को, ये मैगट्स उड़ के ना अंदर आ जाती हैं। अब एक पर्सन सो रहा है, ठीक है, वो नाक बंद करके तो नहीं सोता, उसके यहाँ से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा था,
ये मैगट्स आ गई और इन्होंने अंडे दिए। अब ये बात याद रखनी है कि एक वक्त में these maggots lay 200 eggs, no less than 200 eggs, and they require 4 whole days to become adults. रात को ये मैगट्स आई, उसने नाक में अंडे दिए और चली गई। अब होना क्या है, पहले दिन पर्सन कहेगा कि मुझे ना टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है। टिंगलिंग सेंसेशन, ये एक क्वेश्चन भी इसके साथ आया हुआ कि पर्सन आएगा कहेगा, पहले कहेगा मुझे ना टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, ऐसे ना वैसे कोई चीज चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद कहेगा कि, और इसके अलावा कहेगा कि मुझे ना नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी महसूस होगी। अब मैगट्स ने जब अंडे दिए तो सच बताएं, अंडे बड़े होके बनेंगे, लार्वा, प्यूपा, सारा कुछ बनेगा, तो जिसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। यहाँ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जी होगी। एक तो फाउल स्मेलिंग हमारे पास डिस्चार्ज पहले से ही आ रही थी। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज ने मैगट्स को अट्रैक्ट किया, उन्होंने अंडे दिए, अंडे ने नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कर दी। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नेजल सेप्टम को प्रेशर डाल रही है, उसको इरिटेट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास खून निकल रहा है। इस खून को जो नेजल सेप्टम से निकलता है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एपिस्टेक्सिस। नेजल सेप्टम से खून एपिस्टेक्सिस होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो बता सकता है, पूछ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? महानूर आपको क्लियर है? मोमना आपको क्लियर है? हाँ जी जी हाँ जी। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई। उसने अंडे दिए, अंडों ने जो थी मैगट्स के अंडों ने प्रेशर डाला नेजल सेप्टम पे और हमारे पास एपिस्टेक्सिस आ रही है। जब भी प्रेशर डलता है तो ना सिर्फ एपिस्टेक्सिस आती है, जो हमारे पास इतनी नर्व्स जा रही हैं जो नोज को सप्लाई करती है वही फेस को सप्लाई करती है, तो न्यूरोलॉजिकल पेन भी यहाँ पे सिम्टम आएगा। एक पर्सन आपको किन किन चीजों के साथ प्रेजेंट करेगा? एपिस्टेक्सिस के साथ, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, अब उसका नोज ब्लॉक हो चुका हुआ है, एपिस्टेक्सिस, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पेन, और जो कीवर्ड है वो है टिंगलिंग सेंसेशन। ऐसे जैसे ना कि नाक में कोई चीज चल रही है। विजरा, जी ये कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर ये अंडे देते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसे उठ के नाक साफ करो तो वो साफ नहीं हो जाएंगे। आप ही ये ना अंदर जाके अंडे देती है, मतलब ये बाहर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में नहीं देगी, ये ना अंदर जाके इंटरनल लेयर्स तक पहुंच जाके उसको ना हम पढ़ेंगे भी। मैगट्स को ना डार्कर एरिया अच्छे लगते हैं, ये सारे सुने, मैगट्स को डार्क एरियाज बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें गंदी स्मेल हो, ये अंदर जाके ना देखिए। पेन, फाउल स्मेलिंग, एपिस्टेक्सिस, टिंगलिंग सेंसेशन और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बंदा प्रेजेंट करेगा। और आप लोगों ने क्या करना है, आपने देखना है कि आपने सबसे पहले नेजल टेस्ट कराना है उस बंदे को। उसको होगा एनोस्मिया, एनोस्मिया मतलब कोई सुखाई नहीं दे रहा। और इसके अलावा आप टॉर्च मारोगे, व्हेन यू विल पुट टॉर्च इन दैट नॉस्ट्रिल, आप देखोगे अपनी आंखों से कि कुछ चीजें हिलती हुई ना अंदर की तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स द डार्कर एरिया। मतलब जो ही लाइट मारी वो लाइट भी नहीं आ रही, वो डार्कर एरिया से जा रही है। आप समझ जाओगे दैट इट इज अ केस ऑफ नेजल मैसिस। मैगट्स पड़ चुकी हैं इसके नाक में। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब होगा ये 4 दिन बाद, आफ्टर 4 days अंडे बन जाएंगे पूरे क्या, मैगट्स। आफ्टर 4 days जब ये अंडे मैगट्स बन जाएंगे तो ये यहाँ नहीं रहेंगे, रीन के नीचे आएंगे। ये लिप्स है, ये रीन के नीचे आएंगे। ये ऊपर आंखें थी, आंखों की आईलिड्स में पफीनेस कराएंगे। और हमारे पास लिप्स और नाक के दरमियान होता है पैलेट। ये पैलेट को भी, पैलेट के अंदर फिस्टुला बना के, ये पैलेट है, पैलेट के अंदर फिस्टुला बना के मैगट्स मुंह के अंदर आएंगे। और ये हमारी पास बुक में पिक्चर भी बनी हुई है, ये मुंह के अंदर आती है, नाक को सारा इरोड करती हैं, आई को इरोड करती हैं, लिप्स को इरोड करती हैं, पैलेट के अंदर फिस्टुला बना लेती हैं। और ये नाक देखिए, नाक के अंदर कितने साइनसेस हैं, और नाक डायरेक्टली जो है वो मिडल क्रेनियल फोसा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से डायरेक्ट ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मैगट्स जो हैं उड़ते 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 ब्रेन तक जाएंगी और ये मेनिंजाइटिस भी करा सकती है। मेनिंजाइटिस, दिस इज मेनिंजाइटिस बेसिकली। ये मेनिंजाइटिस है,
जिससे डेथ हो सकती है। मेनिंजाइटिस कैन कॉज डेथ। स्टोरी सिंपली स्टार्ट होती है एक ऐसे पॉइंट से जहां पे हमारे पास एक पर्सन को फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा था। ठीक है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज की वजह से मैगट्स आई, मैगट्स ने अंडे दिए। पर्सन आया आपके पास ओपीडी में, उसने कहा कि मुझे ना नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, एपिस्टेक्सिस है, पेन है, टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कोई अंदर ना चल रहा है, स्वीयर पेन है मुझे। और जब आप एग्जामिन करते हो ना तो उससे सेंस ऑफ स्मेल भी नहीं है। आप टॉर्च मारते हो, आप देखते हो कोई चीज अंदर की तरफ ग्रीन के जा रही है। चौथे दिन जब उस पेशेंट को आप फॉलोअप के लिए बुलाते हो, या वैसे अगर वो चौथे दिन आता है तो आप देखते हो तो मैगट्स फुल फ्लेज बने हुए हैं। अपर लिप पे हमारे पास एडिमा हुआ हुआ है, आईलिड पे एडिमा हुआ हुआ है। जो पैलेट है, पैलेट को मैगट्स ने इरोड करके तोड़ के, मैगट्स डेड बॉडीज पे आती हैं, डेड बॉडीज को तोड़ती हैं। यहाँ पे उन्होंने तोड़ के पैलेट को मुंह के अंदर जगह बनाई हुई है, फिस्टुला क्रिएट करती है। इसके अलावा साइनसेस में जाती है, ये ब्रेन में जाती है, ऊपर एक रिबरी फॉर्म पड़ी है, ब्रेन में जाती है, मेनिंजाइटिस कराती है जो डेथ कॉज कराती है। इसको ट्रीट कैसे करना है, ये ट्रीटेबल है अगर हम लोग इसे इन टाइम पकड़ लें। इसको ट्रीट कैसे करना है, सबसे पहली चीज ये है कि उस पर्सन को जितने भी सारी जो लाइव मैगट्स हैं उसको तो पकड़ पकड़ के फोर्सेप्स से निकालना है, उसको फोर्सेप्स से निकालना है कि सारी लाइव जितनी भी जिंदा मैगट्स नजर आ रही है उसको पकड़ पकड़ के निकालें ताकि सारी जो वो गायब हो जाए। ठीक है, जो अब अंडे बचते हैं ना, हम लोगों ने ये ईयर में के केस में पढ़ा था कि अगर कभी कान में भी कीड़ा चला जाए तो उसको मारने के लिए सबसे पहले या वैसलीन लगा लेते हैं, कॉटन बड पे लगा के कान में वैसलीन लगा लेते हैं, या फिर सरसों का तेल ऑयल डालें या क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं नाक में। नाक में आपने उस बंदे को कहना है नाक के अंदर इंस्टेंट कर देना या ऑयल या क्लोरोफॉर्म। ऑयल और क्लोरोफॉर्म से तो इंसेक्ट्स बेहोश हो गए ही होंगे। ठीक है, ऑयल से भी मर सकते हैं एकदम, उन्हें ऑयल जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। अगर किसी साइनस में ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, किसी जगह मैगट्स कैद हो जाएंगे तो दे विल लीड टू, इट विल लीड टू डेथ ऑफ देयर्स, मर जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास कि ऑयल डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, जिससे उनकी हो जाएगी डेथ। तो मर के वो इतने हाँ, मर के अभी अंदर ही है, अभी मर के अंदर ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि नॉर्मल सलाइन ले, नॉर्मल सलाइन जो होता है उससे ना धोए, नाक में पानी डाल के ना उसे नाक को धोने की कोशिश करे। अपने सारे जो अंदर मैगट्स हैं, डेड मैगट्स हैं हमारे पास अगर, तो वो भी, ताकि जो सारे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो लाइव थे उन्हें फोर्सेप्स से बाहर निकाल दिया, फिर ऑयल डाल के क्लोरोफॉर्म डाल के उन्हें मार दिया। मारने के बाद हम लोगों ने नॉर्मल सलाइन दिया उस पेशेंट को कि पकड़ो नॉर्मल सलाइन और इससे अपना नाक धो। नाक के धोने से जो सारे मरे हुए थे ना, मरे हुए मैगट्स ना निकल आएंगे बाहर, बह जाएंगे। ठीक है, सारे मैगट्स बाहर, ठीक है। कोई अगर स्लफ था वो निकल आएंगे, कोई क्रस्ट थे वो निकल आएंगे, जो सारे मैगट्स ने बस्ती बनाएंगे इतना वो धुल जाएगा। ठीक, हमें क्लियर? यस। 3 चीजें करने के बाद आपने उस पर्सन को कहना है कि क्योंकि उसका फाउल स्मेलिंग जो है हमारे पास निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है ना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, तो उस पर्सन को कहना है उस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज वो ना बाकी इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है, फ्लाइज को कर सकता है, मस्किटोस को कर सकता है। तो कहना उस पर्सन को कि आप ना नेट पहन के सोया करें। नेट क्यों? ताकि कोई भी इंसेक्ट जो है उसके करीब उसके नाक में अंडे ना दे। और उसे बतानी है नेजल हाइजीन। ठीक है, पहली बात तो ये है कि लाइव मैगट्स को हमने फोर्सेप्स से पकड़ के निकाल दिया, फिर तेल या क्लोरोफॉर्म डाला ताकि वो मर जाए। मरे हुओं को कैसे निकालना है, हम लोगों ने नॉर्मल सलाइन दी उस पर्सन को, हमने कहा नेजल डाउच करे, मतलब नाक से पानी डाले और निकाले। फिर हमने उसे बताया कि चूंकि तुम्हारे जो है नाक में जो है कीड़े हैं तो और नाक में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है तो कीड़े अट्रैक्ट हो सकते हैं, तुम नेट यूज किया करो सोने के लिए। और नेजल हाइजीन की टिप्स देने हैं कि जैसे वजू करते वक्त नाक धोते हैं, इस तरह नाक धोएं, उसको साफ सुथरा रखें। अगर फाउल स्मेलिंग है तो जो भी फाउल स्मेलिंग की कॉज है उसको जाके ट्रीट करवाएं,
वरना आपका नोज जो है वो फुल डिस्ट्रक्शन में जा सकता है। ठीक है, क्लियर? यस। ओके, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं CSF राइनोरिया। ये बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब CSF राइनोरिया में क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं, हमें CSF का पता है। CSF क्या होता है? CSF एक फ्लूइड है जो हमारे पास सब एरेक्नोइड स्पेस में पैदा होता है और पर डे हमारे पास ये 90 to 150 पर डे हमारे पास ये 350 to 500 मिलीलीटर का होता है, बनता है। बट हमारे पास टोटल जो हमारे पास ये पूरे सब एरेक्नोइड और सब या मेटल सब एरेक्नोइड स्पेस में S2 तक होता है ना सब एरेक्नोइड स्पेस, जो हमारे पास CSF घूम रहा होता है वो 90 to 150 मिलीलीटर की। ठीक, ये CSF की चीजें इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि CSF राइनोरिया में CSF का आपको पता होना बहुत जरूरी है कि CSF है क्या। इसमें CSF राइनोरिया में एक सिंपल चीज होती है जो बहुत ड्रास्टिक भी हो सकती है कि हमारे पास जो नोज होता है ना, ये पैलेट आ गया हमारा, जो हमारे पास नोज होता है ना उसके ऊपर होती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, उसके ऊपर होता है हमारे पास फ्रंटल साइनस भी होता है, हमारे पास एथमोइडल साइनस भी होता है, हमारे पास सफिनोइडल साइनस भी होता है। ये एथमोइडल साइनस, ये फ्रंटल साइनस, और हमारे पास एक और चीज यहाँ करके ना हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब भी आती है। यूस्टेशियन ट्यूब बेसिकली होता यह है कि CSF नाक के थ्रू बाहर ड्रिप आउट करता है। एक सिंपल एक लरी सी बनती है पानी की, ना खत्म होने वाली, और ये होती है बहुत ही क्लियर, पतली सी, और ये बहती रहती है। इसका जो मेन पैथोगनोमिक फीचर है ना वो ये है कि इट कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक। स्निफ बैक नहीं हो सकती। जैसे हम लोग कहते हैं ना नजले को, किसी भी पर्सन को अगर नजला हो तो करे, स्निफ बैक वापस ऊपर की तरफ कर सकता है। बट CSF राइनोरिया का ये केस है कि इट कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक, क्योंकि ये नाक से नहीं आ रही, ये या फ्रंटल साइनस से आ रही है, एथमोइडल से आ रही है, या क्रिब्रिफॉर्म से आ रही है, या सफिनोइडल से आ रही है, या यूस्टेशियन ट्यूब से आ रही है। और यूस्टेशियन ट्यूब का पीछे से जो है ना ये मिडल ईयर के साथ कनेक्ट। मैं आपको बताती हूँ CSF राइनोरिया में होता क्या है। होता ये है कि कोई भी ट्रोमा, कोई भी इंजरी, कोई भी एक्सीडेंट उस पर्सन के जो होता है वो उस कोई भी ट्यूमर भी हो सकता है, नियोप्लेजियास भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन, कोई इरोजन भी हो सकती है हमारे पास, या कोई कंजेनिटल लेजन हो, मेनिंगोइंसेफेलोसील हो जाए, कोई सील लटक रही है हमारे पास, कोई सिस्ट लटक रही है, या हमारे पास स्पॉन्टेनियस एक पर्सन वैसे ही आता है, अचानक आता है आपके पास ER में और कहता है कि मुझे जो है बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, मैं इसे स्निफ बैक नहीं कर पा रहा और वाटरी डिस्चार्ज है। आप क्या करते हो, फटाफट जाते हो, आप जो उसका है ना ये जो डिस्चार्ज है इसको कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करके इसे भेज देते हो लैब पे। लैब वाले क्या चेक करते हैं, लैब वाले देखते हैं अपने बेसिकली चेक क्या कराना। होता कुछ यूं है कि हमारे पास CSF में शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, लाइक ग्रेटर देन 30 होता है। तो शुगर है ना दैट इज ग्रेटर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बहुत मीठा होता है, CSF मीठा होता है और इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ये पतला होता है, पानी की तरह होता है, क्लियर होता है, और इसमें एक और चीज जो हम डायग्नोस्टिक में पढ़ेंगे, इसमें 2 स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो म्यूकोजा नजले में नहीं होती। अगर एक पर्सन आए कि मुझे जो है पानी गिर रहा है और आप कहें कि नहीं ये तुम्हारा नजला है,
तो अब नजले को जैसे म्यूकस को नेजल डिस्चार्ज को किस तरह सीएसएफ फ्लूइड के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ये टेबल बना हुआ बुक में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि सीएसएफ राइनोरिया में देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रोमा। ट्रोमा तो मस्ट है, ट्रोमा के बगैर हो नहीं सकती। या ट्रोमा है या हमारे पास नियोप्लेजिया है, कोई ग्रोथ है जिसने सीएसएफ फ्लूइड को डिस्चार्ज करवाया। जो नेजल डिस्चार्ज है तो आम फ्लू, राइनाइटिस, साइनसाइटिस में बहता रहता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास म्यूकस होता है, म्यूकस इट इज स्लाइमी, म्यूकस स्लाइमी होता है, सॉल्टी होता है एंड इट कैन बी स्निफ बैक। नजला कितना गिरता है और कितना हम टिश्यू से साफ करते हैं, लेकिन स्निफ बैक वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये सॉल्टी है, इसमें लेस देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास शुगर होती है। ये हमारे पास स्वीट है, इसमें शुगर जो है मोर देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब हम बताते हैं कि दो प्रोटीन होती हैं जो स्पेसिफिक हमारे पास सीएसएफ में हो सकते हैं और लैब डायग्नोसिस में दो होल्ड वेरी मच इंपॉर्टेंस। बीटा ट्रांसफेरिन और बीटा ट्रेस प्रोटीन। हमारी ना मीटिंग खत्म, ये रिमेनिंग टाइम शो करा है, खत्म होने वाली है, लेस देन अ मिनट है हमारे पास। तो मैंने एक न्यू मीटिंग स्टार्ट करती हूँ और फिर आप लोगों को लिंक भेजती हूँ, ठीक है।